हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बहुत ही सुरक्षित और अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अलजेब्रिक सॉल्यूशन हम तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तीन मेथड हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, इसमें सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड और उसके नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई की ऐसी दो वैल्यू फाइंड करना है, ऐसी वैल्यूज फाइंड करना है जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अगर लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर वो पेयर में इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन होंगे भी और नहीं भी होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसके सॉल्यूशन किस कंडीशन में होंगे और कब नहीं होंगे। जब इसके सॉल्यूशन होंगे तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के। मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिया है। जैसे पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0 और दूसरा है 3x - 4y + 5 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना है कि क्या उस गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको तरीके बताए हैं कि हम उनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। जैसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 और फिर उनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो आपको दो कंडीशन में सॉल्यूशन मिलते हैं और एक कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वो दो कंडीशन है, अगर a1/a2, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो आपको इस गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा और इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब है कि x और y की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आपको ये कंडीशन मिलती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तभी भी आपको लीनियर पेयर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन तब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि x और y के आपको ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और इन दोनों केसेस में हम बोलते हैं कि ये लीनियर पेयर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर आपको कंडीशन कुछ इस तरह से मिल गई कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में आपको उस लीनियर पेयर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या उस गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, a1/a2 करें मीन्स 2/3 मिलेगा, b1/b2 करें तो आपको 3/-4 मिलेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन मिल रही है हमें, इसका मतलब इस लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। अगर ये कंडीशन मिलती तभी भी हम मेथड को अप्लाई करते, लेकिन अगर ये कंडीशन मिलती तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम उस केस में हमें उस लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के बदले में रखना। तो आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2, तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए। जैसे मैंने इक्वेशन यहाँ पर 1 को लिया, आप 2 को भी ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया है, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। इसमें एक वेरिएबल x और y में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखा है और बाकी टर्म्स को मीन्स 3y और माइनस 8 को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना है कि उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 8 है तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 3y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। फिर यहाँ पर देखो x के साथ किस चीज़ का मल्टीप्लाई है, 2 का, तो 2 का भी ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई 8 माइनस 3y एंड होल अपॉन 2। इसको आप कोई इक्वेशन मान लेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मतलब इक्वेशन 1 जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वेशन 3 के फॉर्म में। तो आपने इक्वेशन 1 को चेंज किया तो वो हमें इक्वेशन 3 मिल गया। तो आपने इक्वेशन 1 को लिया था, इसलिए हम x की जो वैल्यू मिली वो y के फॉर्म में मिल गई। देखो यहाँ पर x की वैल्यू किसके फॉर्म में मिल गई, y के फॉर्म में। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने 1 को ही चेंज किया था। इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो देखो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे। इक्वेशन 2 है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 3x जहाँ पर भी है वहाँ पर ये रखेंगे 8 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 8 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y है एंड प्लस क्या है 5 इक्वल टू क्या होगा 0। 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा कितना होगा 24। 3 का 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y अपॉन 2 माइनस 4y प्लस क्या होगा 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एलसीएम मेथड ले सकते हैं या आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर है उसी डिनोमिनेटर पार्ट से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम एलसीएम मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके किया है तो 4 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 1 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 2 होगा। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, 1 को इसके न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस क्या मिलेगा 9y। अगर हम यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 है, 1 से अगर 2 को डिवाइड करें तो 2 मिलेगा और इसके न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 8y। फिर यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा 1, उससे अगर हम इसके एलसीएम को डिवाइड करें तो 2 मिलेगा और 2 का इसका न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो 10। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसी से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तभी भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे मिलेगा 24 माइनस 9y माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर 2 का ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 का ट्रांसफ़र करें तो इधर डिवाइड हो जाएगा क्या हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ मिलेगा 24 माइनस 9y माइनस 8 एंड प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर देखो 24 और ये प्लस 10 है तो 24 एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा 34 माइनस 17y इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर मैंने माइनस 17y, अब मैंने 34 का ट्रांसफ़र किया है लेफ्ट से किधर राइट, तो इसका साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 34। फिर y इक्वल टू माइनस 34 एंड अपॉन क्या होगा माइनस 17। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि कन्फ्यूज होते हैं, वो पूछते हैं कि सर यहाँ पर माइनस 17y है तो जब हम माइनस 17y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 17 का साइन क्या है माइनस। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि माइनस 17 और y का रिलेशनशिप क्या है। माइनस और 17 और y का जो रिलेशनशिप है वो इनटू का है, इसका मतलब माइनस 17 को y के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो जब हम किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट ट्रांसफ़र करते हैं तो ये देखा जाता है कि किसके साथ उसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर y के साथ माइनस 17 का जो संबंध है वो इनटू का है, तो जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड होगा प्लस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो माइनस 34 अपन माइनस 17 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 34 को जब हम 17 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 2, यानी आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, वो क्या है 2। अब इस वैल्यू को y की जब आपको वैल्यू मिल जाए, किसी भी एक वेरिएबल की जब आपको वैल्यू मिल जाए तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इक्वेशन 1 है 2 है और 3 है। किसी एक में वैल्यू आप पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर आसान तरीका ये है कि आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया है।
जैसे यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है। आप जरूरी नहीं कि इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। किसी में पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी दूसरे वेरिएबल की। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ये है x इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन क्या होगा 2। यहाँ पर x इक्वल टू 8 माइनस 3, अब y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वो कितनी है 2, तो y की जगह पर 2 रख दिया, तो 3 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। सो x इक्वल टू 8 माइनस 6, 3 2 जा कितना होता है 6 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 2। सो x इक्वल टू 8 माइनस 6 मीन्स 2 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 2। सो x इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड करना कितना मिलेगा 1। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन। अब आपको अपना आंसर चेक करना है कि मैंने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में करना कंपलसरी नहीं है। आप अपने संतुष्टि के लिए, आप अपने आंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं कि हाँ मैंने जो आंसर फाइंड आउट किया वो सही है कि नहीं। अगर एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन बोला जाता है तभी आप इसको करेंगे, अदरवाइज आप ओरली करके ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है कि नहीं। तो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि किस x और y की जो वैल्यू होगी वो अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब तो वो उसके सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या है 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे 2। तो ये जगह 2 इंटू 1 एंड प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा एंड माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। नाउ 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो आप देखो इस फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब आपने x और y की जो वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को चेक करेंगे। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1 और y की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। सो दिस इज योर 3 माइनस 8, 4 टू जा कितना होता है 8 एंड प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर देखो 3 पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 8 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा 0 इक्वल टू क्या होगा 0। आप दोबारा देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। इसका मतलब x और y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब x और y की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।